देखो बेटा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है स्टडी फिनिक्स क्लासेस में। और मैं आज आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा जो आपके एनुअल पेपर में अवश्य बिल्कुल आएंगे। आप इस बात को मानकर चलो। और मेरा अपना ये मानना है कि आपने अगर इन पे सही तरीके से कॉन्सेंट्रेशन किया और बहुत ध्यान केंद्रित होकर उन्होंने अपने काम किया तो आपको जल्दी याद होंगे। और मैंने काफ़ी शॉर्ट करके बनाया, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपके लिए बड़े सरलता से बनाया गया, तैयार किया है, जिसकी शब्दावली को काफ़ी शॉर्ट्स किया गया है और बहुत बेहद अच्छी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आइए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझाता जाऊंगा और उसका उत्तर समझाता जाऊंगा, क्वेश्चन बताता जाऊंगा अपने लिए। अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखना आपका काम है। इब्न बतूता यात्राओं को क्यों महत्व देता था? इब्न बतूता एक यात्री था जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वो यात्राओं को महत्व क्यों देता था? इब्न बतूता ने यात्राओं को महत्व दिया क्योंकि उन्होंने इन्हें ज्ञान और अनुभव का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना। ज्ञान और उसका इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण माना कि जब एक आदमी विदेश से अगर हमारे पास में आता है तो हमको उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है और वो हमसे कुछ सीखता है। इसलिए यात्राओं का अपने आप में बहुत बड़ा कहते हैं महत्व होता है। इसी प्रकार के चलते यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विद्वानों का अध्ययन किया जो उनके ज्ञान का आधार बना। उन्होंने भारत भी आए, उन्होंने जहाँ की लोगों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति और यहाँ के विद्वानों की विचारधारा, इन सबको उन्होंने बड़े पास से देखा, परखा। इससे क्या हुआ, उनका जो ज्ञान था उसमें वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, तेब बर्नियर ने भारत के व्यापार का क्या वर्णन किया है? ये भी एक यात्री थे जो भारत आए थे 7वीं शताब्दी में। बर्नियर ने 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के दौरान में जब भारत आ गए थे, यहाँ के समृद्ध और जीवंत व्यापार का विस्तृत वर्णन किया। इन्होंने बताया कि भारत में किस तरीके का व्यापार चलता है। ठीक है, उनके अनुसार भारत उस समय चीन से अधिक विकसित था। अब यानी वो 17वीं शताब्दी में हमारा जो देश है वो चीन से ज़्यादा विकसित था। जी कौन कह रहा है? विदेशी यात्री है बर्नियर। ठीक है, जहाँ मलमल, रेशम, मसाले और नील जैसी वस्तुओं का उत्पादन, मलमल एक कपड़ा होता है, रेशम भी कपड़ा होता है ना, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उत्पादन और व्यापार उन्नत स्तर पे था। उन्नत यानी जिसका काफ़ी ऊंचाई पे जा रहा था ना, उन्नत यानी किसी चीज़ का बढ़ना। उन्होंने भारत को विश्व का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और समृद्ध देश बताया। तो बर्नियर ने ये कहा कि भाई भारत जो है वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो जिसमें इतनी सारी कहते हैं मसाले, कपड़े और इन सब वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा है और व्यापार भी हो रहा है। प्रमुख केंद्र बताया उनके अनुसार। फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा? फ्रांसवा बर्नियर जो है, इन्होंने अब ये मुगल दरबार में आ गए और वहाँ आकर ये वर्णन कर रहे हैं अपना। फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल कालीन आगरा, दिल्ली को शिविर नगर, कैंप टाउन्स कहा क्योंकि उनका अस्तित्व और विकास पूरी तरह से मुगल शाही दरबार और सेना के वहाँ ठहरने पर निर्भर था। क्या होता था, मुगल जो कहते बादशाह, जो सम्राट हुआ करते थे, वो जब आगरा या दिल्ली रुकते थे तो सेना वहाँ स्थायी रूप से रहती थी। तो जो नगर थे उनमें काफ़ी अच्छा लगता था, रोल चोल होती थी, है ना, वस्तुओं का क्या कहते हैं क्रय विक्रय सब चीज़ संभव होती थी। निर्भर था। बर्नियर के अनुसार ये नगर स्थायी नहीं थे। स्थायी इसलिए नहीं थे क्योंकि कुछ समय के लिए वहाँ पे सुल्तान आके रुकते थे और वो चले जाते थे, बल्कि दरबार के आगमन के साथ, जब दरबार यानी जैसे जंग पे जो लोग बादशाह निकल जाते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, जब वो वापस आते थे, जब हलचल होती थी, आगमन के साथ आबाद होते थे और सम्राट के प्रस्थान नहीं, सम्राट चला जाता था के साथ ही इनका पतन हो जाता था। पतन यानी अब सम्राट चला गया तो सेना भी संग में चली गई, अब मुख्तसर लोग रह जाते तो बुरा लगता था, इसी को पतन कहते थे। ठीक किसी फौजी कैंप की तरह, फौजी कैंप यानी फौजी कैंप क्या अस्थायी होता है, जो किसी समय के कुछ समय के लिए कहीं लगाया जाता है,
किसी विशेष उद्देश्य के लिए या किसी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन महीने 6 महीने बाद जब वो वहाँ से हटता है तो वो भी जो ना कहते हैं उसका ही पतन हो जाता है ना, वो दूसरी जगह पहुँच जाता है, शिफ्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में पूलज किस प्रकार की भूमि थी? पूलज यानी पूलज का अर्थ है उपजाऊ से, है ना। मुगल काल में पूलज सबसे उत्तम, उपजाऊ और सर्वोच्च श्रेणी की कृषि भूमि थी। क्या थी ये? एक कृषि भूमि थी। पूलज यानी उपजाऊ भूमि है, जिस पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से कृषि की जाती थी। कृषि यानी खेती की जाती थी। इस भूमि को कभी भी प्रति यानी खाली नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि यह अपनी उर्वरता बनाए रखती थी और इससे हर साल लगातार फसलें पैदा की जाती थी। क्या होता था, ये जो कहते हैं जो इसकी मिट्टी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उपजाऊ थी, तो जिसमें क्या इतनी कैपेसिटी रहती थी कि वो अपनी उर्वरा शक्ति को बनाए रखती थी, तो वो साल भर उसमें क्या है खेती होती रहती थी, वो कभी खाली नहीं रहती थी ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? अवध को बंगाल की आर्मी की पौधशाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के अधिकांश सिपाही इसी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती किए जाते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी अवध का जो इलाका है, 19वीं सदी के मध्य में बंगाल आर्मी में भर्ती होने वाले सैनिकों का एक बहुत बड़ा अनुपात अवध से ही था, यानी जो उनकी स्ट्रेंथ थी, संख्या थी, वो अवध के रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इस कारण से इसको अवध कहते हैं, उसका बंगाल का पौधा कहा गया है, बंगाल आर्मी का पौधा कहा जाता था, क्योंकि इसमें अवध के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो देखो बेटा, ये जो 5 क्वेश्चन है ये अनिवार्य रूप से आपके पेपरों में अवश्य आएंगे, और मेरा ये मानना है कि आप जितने पीसफुल तरीके से पढ़ाई करोगे, माइंड आपको लगाना है पढ़ाई में, वजन लेना नहीं है, कूल डाउन रहना है, बड़े शांति से पढ़ो। ठीक है, पेपर ही है, कोई बात नहीं, अच्छा जाएगा। आप अगर घबराते हो, आपका याद हुआ, आपके दिमाग छोड़ जाएगा, घबराना नहीं है, पेपर है। परीक्षा हॉल में जब जाओ, अपने आप पे संयम रखो, दिल की धड़कन स्थिर रखो, और पेपर ही तो है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आसानी से पेपर दो। पेपर देते वक्त ये याद रखो, जो चीज़ आ रही है, जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उनको करना, जो नहीं आ रहे हैं उनको अपन बाद में कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी देखने में आई है बच्चों के कि बहुत से बच्चे अपने जो सीट भरते हैं उसकी रोल नंबर की OMR सीट, उसमें क्या होता है कि बच्चे मीडियम में, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कर रहे आ रहे हैं, ये इस साल काफ़ी शिकायत सुनने में आ रही है। ऐसा ना हो, आप लोग ध्यान रखें कि जिस मीडियम भर रहे हैं उसको हिंदी मीडियम भरें, और अगर इंग्लिश वाले हैं तो इसके इंग्लिश मीडियम ही भरें। इसके वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपकी कहते हैं मार्कशीटें रुक सकती हैं। इसलिए मैं आपको पहले सजेशन दे रहा हूँ। चलिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, 1-2 पेपर निकले हैं, लेकिन आगे से याद रखना इस चीज़ का, आपका अच्छा पढ़ना, आपका अच्छा पेपर देना, आप खुद आगे जाओगे। और जो पढ़ेगा वो अपने लिए पढ़ता है, और अपने माता पिता का कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप तो सब सहन कर लेते हैं, लेकिन तुम अगर पढ़ गए तुम्हारा सम्मान होगा और तुम ही सम्मानित होगे। नौकरी करने तुम जाओगे, तुम्हारे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे, सम्मानित आप होगे। माता पिता अथवा जो तुमसे प्रेम करते हैं उन लोगों को देखने की खुशी होगी। बाकी दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। सीख सीख आपको माई को ना बाप को, एक पुरानी कहावत है, ये किंवदंती है। जो सीख रहे हो वो आप अपने लिए सीख रहे हो, अपने माता पिता पे कोई उपकार नहीं कर रहे, क्योंकि माता पिता एक समय तक हैं, एक समय बाद माता पिता चले जाएंगे इस दुनिया से। आप रोगे कि यार हम कुछ कर नहीं पाए। इससे बेहतर है आज वक्त है पढ़ने का। पढ़ने से ज़्यादा कोई सरल चीज़ नहीं है। अभी अली किसी बच्चे को मजदूरी पे लगा दो, जब वो कहती फावड़ा लेके जब खो देगा ना, सोई कहेगा अपन में माता पिता से चलो मैं स्कूल जा रहा हूँ, कितना अच्छा लगता है। पंखा चल रहा है, घर में बैठे हैं, माँ बाप बेचारे सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की, पीने की, फीस की, दवा दारू सब आपको मुहैया करा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ जाए। उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो, आपको बुरा बनना है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा बनना, अच्छे बनो ना यार। बुरा तो इंसान ऑटोमेटिक है ही। अच्छे एटिकेट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, अच्छी सोसाइटी अटेंड करो, बुरे लोगों से बचो। बुरी संगत आदमी को बुरा बना देती है। अच्छा बनने के लिए खुद भी अच्छे बनो, लोगों को भी अच्छा बनाओ, मोटिवेट करो अच्छा बनने के लिए। बुरा तो इंसान है ही, क्योंकि इंसान के अंदर 70% जो ना बुरे हार्मोन्स पाए जाते हैं, 30% हार्मोन्स जो ना सही होते हैं। इसी कारण से 70 अपने को क्या करना, अच्छे करना, भले ही 30 बुरे चल जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 70% हम बिगड़े हुए। नहीं, हमको तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनना है और कॉम्प्लिकेट करना है अपने आप के लिए। सारी बातें, सारा मोटिवेशन मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, है ना।
बेस्ट ऑफ लक। अगली बार मैं आपको फिर मिलता हूँ।